नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। पेश है अर्थात का ताज़ा संस्करण। अंशुमान जी ने इस हफ्ते अर्थात में लिखा है वह सुधार आह सुधार, यानी कि बात सुधारों की हो रही है। बीते ही हफ्ते हमने कृषि सुधारों की पालकी को लौटते देखा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब किसी सुधार का विरोध हुआ हो और सरकार ने उसे वापस लिया हो। इससे पहले भी हमारे तजुर्बे ऐसे रहे हैं जहां सरकार कोई सुधार के नाम पर नीति लेकर आती है या कोई घोषणा करती है और उसके बाद उसका विरोध होता है और सरकार को उसको वापस लेना पड़ता है। अंशुमान जी अर्थात की शुरुआत में ही लिखते हैं कि चरम सफलता और लोकप्रियता के बाद भी शासक और सरकारें हकीकत से कटी पाई जाती हैं। और उनका कहना है ऐसा अभी नहीं हो रहा है, बल्कि 2500 वर्षों से ऐसा होता चला आ रहा है। सर ऐसा क्यों? अर्थात के शीर्षक पर पहली बात तो शीर्षक ऐसा क्यों, आह सुधार और वाह सुधार, और फिर बात 2500 साल पुरानी कैसे? शुभम, ये सप्ताह भारत के लिए सुधारों की दृष्टि से और राजनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसका शीर्षक आह सुधार और वाह सुधार इसलिए क्योंकि कृषि सुधारों को, जो कि एक बड़े और महत्वपूर्ण फैसले थे जो सरकार ने सुचिंतित और सुविचारित रूप से लिए होंगे ऐसा हम मानते हैं, उन्हें वापस लेने का फैसला किया गया और देश दो हिस्सों में बंट गया। एक वो हिस्सा था जो ये मानता था कि सुधार अनिवार्य रूप से ज़रूरी हैं, इससे भारत के किसानों का भला होने वाला है और इन्हें जारी रहना चाहिए। लेकिन एक तरफ वो हिस्सा था जो इसका विरोध कर रहा था और विरोध का एक अपना बड़ा दायरा था, आयाम था, जिसे हमने पिछले पूरे साल भर चलते देखा। महत्वपूर्ण ये नहीं था कि सरकार सुधार करना चाहती थी या नहीं, महत्वपूर्ण ये था कि सरकार को सुधार वापस लेने पड़े, क्योंकि सुधारों के आने में, उनके लागू होने में, उनका असर होने में समय लगता है। और यहाँ से बहस दो हिस्सों में बट गई। एक बड़ा समूह आज भी यह मानता है कि सरकार केवल चुनावी दबाव में या राजनीतिक नुकसान के डर से उसने कृषि सुधारों को वापस लिया, जबकि बहुत एक बड़ा हिस्सा ये मानता है कि नहीं, ये सुधार अप्रासंगिक थे, इनकी जरूरत ही नहीं थी, ये सही ढंग से बने नहीं थे। तो हम आज इस बहस को एक दूसरे तरह से अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, बजाय खेमों में बांटने के हम इसे बीच में लाने की कोशिश करते हैं कि कहीं कुछ ऐसा है जो बिगड़ा हुआ है, जो इन बाइनरी बहसों से या इन जो दो फाड़ वाली बहसें उनसे अलग है। और जब मैं इसको पढ़ने की कोशिश कर रहा था इस सुधार के और ये फिनोमेना क्या है, ये परिदृश्य क्या है, तो मुझे लगा जो सवाल पूछा शुभम आपने, कि पिछले 2500 सालों से लगातार हमारे सामने ऐसे घटनाक्रम आते रहे इतिहास से, जहां एक पूरा सबक का, नसीहतों का एक पूरा ताना बाना हमारे सामने तैयार है। इतिहास हमें बार बार ये बताता है और इतिहास के चरम सच हमें बार बार ये बताते हैं कि सरकारें कितनी भी सफल हों, उनकी इंटेंशंस कितनी भी अच्छी हों, लेकिन वे कभी कभी हकीकत समझने से चूक जाती हैं। एक दिलचस्प कहानी है जहाँ से हम शुरू करते हैं और उसके बाद फिर हम उस मूल बिंदु पर आते हैं। माया सभ्यता के बारे में हम सब लोग पढ़ते हैं, जो आज के मैक्सिको और ग्वाटेमाला के इलाके में फैली हुई थी। कहा जाता है कि स्पेनी हमलावर पेड्रो डी अल्वाराडो और हर्मन कोर्टेस ने माया सभ्यता और एज़टेक सभ्यताओं को तहस नहस करके ख़त्म कर दिया। ये माना जाता है कि स्पेनिश ने इस पूरी सभ्यता को समाप्त किया। लेकिन अल्वाराडो 16वीं सदी की शुरुआत में जब यूटेलेटान पहुंचा, जो आज का ग्वाटेमाला है, उस समय उसे यूटेलेटान कहते थे, पहुंचा, तब तक माया सभ्यता का पूरा साम्राज्य दरक चुका था। और वजह ये थी कि वो माया सभ्यता जिसने भाषा बनाई, जिसने लिपि बनाई, जिसके पास कैलेंडर थे, जिसके पास इतने भव्य नगर थे कि जब स्पेनिश वहाँ पहुँचे तो आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि यूरोप में वैसे नगर नहीं हुआ करते थे। वहाँ ये समय 200 से 900 ईस्वी का है, जो माया सभ्यता का स्वर्ण युग माना जाता है। उस दौरान सत्ता का केंद्रीकरण उन नगर राज्यों में हो गया जिन्होंने इस तरह के फैसले लेने शुरू किए जिससे शासन के फैसलों का डिस्कनेक्ट कामगार तबके से, किसानों से और बाकी लोगों से, किसान उस समय भी थे, उनसे अलग हो गया। और जब अल्वाराडो यूटेलेटान पहुंचा और ये हर्मन कोर्टेस एज़टेक सभ्यता का जो समय केंद्र था, जो आज का मैक्सिको है, वहाँ पहुँचा, तो पूरे के पूरे शासन, ये दोनों बड़ी सभ्यताओं की नींव दरक चुकी थी। इसलिए थोड़े से मुट्ठीभर सैनिकों के साथ, कुछ घोड़ों के साथ इन दोनों सभ्यताओं को समाप्त करने में या हराने में स्पेनिश को बहुत समय नहीं लगा। हमेशा ऐसा होता रहा है 2500 सालों में कि सरकारें अपनी पूरी सदाशयता के बावजूद, अच्छी मंशा के बावजूद, ये वास्तविकताएं समझने में चूक जाती हैं, व्यवस्था ढह जाती है, कानून पलटने पड़ते हैं, फैसले वापस लेने पड़ते हैं। हम जिन व्याख्याओं में फंसे हुए हैं कृषि के सुधारों को लेकर, वो चुनावी व्याख्याएं थोड़ी काम चलाऊ हैं और सुविधाजनक व्याख्याएं हैं। ये वो व्याख्याएं हैं जो हमें वास्तविकता से आंख मिलाने से रोकती हैं। हम इस गुत्थी के भीतर
पहुंचने की कोशिश करते हैं अर्थात के साथ, और इसे खोलने की कोशिश करते हैं। और सवाल हमारे सामने सबसे बड़ा ये है कि आखिर बड़े आर्थिक सुधारों से लोग सहमत क्यों नहीं हो रहे हैं, आर्थिक सुधार लोगों के गले उतर क्यों नहीं रहे। बिल्कुल, तो जैसा अंशुमान जी ने कहा कि इसको और अंदर झांकने की, इसको और महीन करके पीस के समझने की, सीखने की कोशिश करते हैं। अर्थात में अंशुमान जी आप आगे लिख रहे हैं कि सुधारों के अर्थ बहुत सीमित कर दिए गए, मतलब सुधार केवल निजीकरण, उदारीकरण को माना जाता है। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या सुधार ऐसे ही होंगे कि बाजार को खोल दिया जाए, निजीकरण कर दिया जाए सरकारी कंपनियों का या सरकार की चीज़ों का, यही सुधार है या सुधार के अर्थ और ज़्यादा व्यापक हैं? हाँ, ये एक दिलचस्प बहस है। दरअसल भारत में राजनीतिक खांचे इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इतने ज़्यादा बंटवारा हो चुका है कि नीतियों की सफलता और विफलता पर निष्पक्ष रूप से शोध और रिजल्ट असंभव है, मिलते नहीं हमें कि कौन सी नीति कितनी सफल हुई, उसने कितने लोगों के जीवन में बदलाव किया, इसका कोई निष्पक्ष आंकड़ा नहीं मिलता, क्योंकि हम हमेशा सरकारी नीतियों को राजनीतिक खांचों में या राजनीतिक चश्मों से बांटने की कोशिश करते हैं। पर भारत जैसी दुनिया नहीं है। पूरी दुनिया में लोग आर्थिक सुधारों के प्रति लोगों के बढ़ते मोह भंग की वजह तलाश रहे हैं। बीते एक दशक से IMF का एक सेंटर लगातार ये जानने की कोशिश कर रहा है कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बहुत कोशिश के बाद, अच्छे इंटेंशंस के बाद, अच्छी तैयारियों के बाद भी सुधार पटरी से क्यों उतर जाते हैं। और ये बात IMF से घूमकर विश्व बैंक तक आई, और एक ताज़ा अध्ययन हमारे पास है विश्व बैंक और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, जो ये बताता है कि पूरी दुनिया में सुधारों का फार्मूला केवल 3 उपायों में सिमट गया है। सुधारों की पूरी व्यापक परिभाषा 3 उपायों में आकर पहुंच गई है। इस अध्ययन को ऑक्सफोर्ड और यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड बैंक ने किया, और उसके बाद ब्रुकिंग्स ने इसका एक हिस्सा भी प्रकाशित किया। वो ये मानता है कि जब भी सुधारों की बात आती है तो सरकारें और सरकार के अर्थशास्त्री 3 ही चीज़ें बताते हैं। एक प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण कर देना, दूसरा कानूनों का उदारीकरण कर देना, और तीसरा सब्सिडी खत्म कर देना। पिछले 25 सालों से दुनिया के सारे अर्थशास्त्री यही 3 चीज़ों का मुरब्बा या चटनी सुधारों को मानकर लोगों को चटा रहे हैं, यानी सुधारों का मतलब सिर्फ इतना ही हो। जबकि पिछले 25 सालों में, 30 सालों में दुनिया की बड़ी आबादी के पास सुधारों के अच्छे और बुरे नतीजों का एक बड़ा स्मृति कोश, एक बड़ा डेटा, एक बड़े एक्सपीरियंस मौजूद है। बिल्कुल, तो सुधारों के अर्थ आप मानते हैं कि इसके बाद व्यापक हैं, केवल ये 3 चीज़ें नहीं हैं जिनका जो आपने कहा कि मुरब्बा या चटनी चटाया जा रहा है। सुधारों के अर्थ फिर व्यापक कैसे हैं? हाँ, और ये बात तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि जैसे अगर आप पूरी बहस देखें कि सरकार जिनके लिए सुधार कर रही, सुधार किसानों के लिए थे। सरकार की सदाशयता और दावा यह था कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी, किसानों की जिंदगी में बढ़ोतरी होगी। लेकिन इसे वापस लेते हुए सरकार को यह कहना पड़ा कि हम किसानों को इसके फायदे समझा नहीं पाए, हम इसका लाभ नहीं समझा पाए। और एक महत्वपूर्ण, मतलब जिनके लिए सुधार था वही नहीं समझ, और जिनके लिए आप सुधार कर रहे हैं या जिनके लिए आप दवा बना रहे हैं, जिनके लिए इलाज कर रहे हैं, उन्हीं को अगर सरकारों का इतना विराट तंत्र ये समझा नहीं पा रहा है कि उनका लाभ क्या है, तो समस्या कहीं दूसरी जगह, राजनीति में नहीं है, कहीं दूसरी जगह है। अब राजनीति लोगों की नब्ज क्यों नहीं समझ पाती? बिल्कुल, अर्थशास्त्री अपने सिद्धांतों का जो कोटर है, जो जिसके अंदर बैठे हुए हैं, वो बाहर क्यों नहीं निकल पाते? सवाल आप ये हो सकता है कि सुधार उन्हीं को क्यों डरा रहे हैं जिनके से उनको फायदा मिलने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि अब कृषि की अभी ताज़ा सुधार जो वापस हुआ है कृषि का ही हुआ है, उसी की पालकी लौटी है। तो हम अगर कृषि की बात करें तो आप आगे ये भी लिख रहे हैं कि भारत ही नहीं, अफ्रीका और एशिया के अन्य देशों में भी सबसे कठिन सुधार कृषि के ही पाए गए। हम उस पर बाद में आते हैं, पहले इस पूरे सवाल को समझ लें, बीच के सवाल को, कि सरकारें समझा क्यों नहीं पा रही हैं, लोगों को सुधारों के फायदे क्यों नहीं बता पा रही, ये समझना हमारे लिए जरूरी है। इस असंगति का पेच ही यहाँ छिपा हुआ है, जिसकी वजह से सरकार को एक दूरगामी और एक बड़ा कृषि सुधार वापस लेना पड़ा। सुधारों की परिभाषा शुभम न केवल बहुत जिद्दी तौर पर सीमित हो गई है, 3-4 उपायों तक सीमित हो गई है। सरकार डिसइन्वेस्टमेंट के लिए करती तो सरकारी बैंक उठाकर प्राइवेट खाते में रख देती, और जब प्राइवेट बैंक नहीं चलता तो वापस उसको सरकार अपने हिस्से में ले लेती है। हम सुधारों का यही स्वरूप देख रहे हैं, एक बार प्राइवेटाइजेशन, फिर उसके बाद एक नेशनलाइजेशन, या प्रत्यक्ष रूप से नेशनलाइजेशन करते हैं या परोक्ष रूप से करते हैं। जब नहीं होता तो सरकार अपने बजट से उनको बेल आउट देकर उबार देती है। सिर्फ यही नहीं कि उसकी परिभाषा सीमित हो गई है शुभम, दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सुधारों के केंद्र में कहीं आम लोग नजर नहीं आते, यानी जिन्हें फायदे देने के लिए इन सुधारों की पूरी संयोजना बनाई जाती है, जिन्हें बताया जाता है, वो इन रिफॉर्म्स के सेंटर में कहीं नहीं दिखाई देते। जैसे कि आप बैंकों के निजीकरण की चर्चाओं में
आता कौन है बीच में? उसमें बैंक उपभोक्ता या बैंक ग्राहक कहीं नहीं आता। बिल्कुल। उस चर्चा में या तो कारपोरेट आता है, या कंपनियां सरकार का आती बजट हैं। आता है, या डिसइन्वेस्टमेंट आता है। बिल्कुल। जो बैंक का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति है या जो बैंक का उपभोक्ता है वो कहीं नहीं आता। अगर कृषि सुधारों का आशय किसानों की आय बढ़ाना था तो किसानों को ये संदेश क्यों नहीं जा पाया, जबकि उन्हें कृषि सुधारों के पीछे कंपनियों के, कॉर्पोरेट्स के, निजीकरण के ऐसे चेहरे दिखाई देने लगे जिससे जिनके लिए सुधार बनाए गए थे वही लोग वापस बागी हो गए। अब हम आपके अगले सवाल पर आते हैं। पूरी दुनिया में कृषि सुधारों का तो दो चीजें हम यहाँ समझना जरूरी है। पहली चीज ये कि कृषि सुधारों की जो दुनिया में आर्थिक सुधारों की जो पूरी पैकेजिंग है वो थोड़ी पुरानी पड़ चुकी है, वो थोड़ी आर्काइक हो चुकी है। वो केवल 3-4 चीजों पर आकर सीमित हो जाती है, जिसके अच्छे बुरे, खट्टे मीठे, कड़वे और सहज अनुभव दुनिया की बहुत बड़ी आबादी के पास है। दूसरी चीज है कि सुधारों की योजना बनाते समय हमारी सरकारें सुधारों में उनके लाभार्थियों को या जिनके लिए बनाए जाते हैं वो केंद्र में नहीं दिखते। बीमा पर सुधार की बात होती है तो बीमा क्षेत्र के निजीकरण की बात होती है, बीमा में प्राइवेट कंपनीज को लाने की बात होती, पर बीमा उपभोक्ताओं को उससे क्या मिलता है? क्या उन्हें नए प्रोडक्ट मिलना शुरू हुए? क्या उनकी सुविधाएं, सहूलियतें आसान हुई? क्या भारत के हेल्थ इंश्योरेंस में इतनी प्राइवेट कंपनियों के आने के बाद भी कोविड के दौर में उस हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ कितने सारे लोगों को मिल पाया? ये सारी चीजें उनमें इन चर्चाओं के केंद्र में नहीं आती। तो ये जो अनुभव हैं, ये जो व्यक्तिगत अनुभव हैं सुधारों के साथ, वो लोगों को रिपेल करते हैं, लोगों के अंदर एक किस्म की वितृष्णा पैदा करते हैं। कृषि सुधारों का मामला इससे और ज्यादा पेचीदा है। बिल्कुल। हम जिन सुधारों की बात कर रहे हैं वो कुछ हद तक बड़े सुधार हैं, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हैं, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हैं, पर कृषि सुधारों का मामला और पेचीदा है। अफ्रीका और एशिया में भी पुराने जो प्रयोग हैं पिछले 2-2.5 दशकों के, उनमें कृषि सुधार सबसे कठिन पाए गए हैं। उसकी वजह क्या है कि कृषि शुभम दुनिया की सबसे मूलभूत बुनियादी आर्थिक गतिविधि है। जब कहीं कोई उद्योग नहीं था, कोई फैक्ट्री नहीं थी, तब कृषि वहां से शुरू हुई। कृषि अब लोकमानस में, लोगों के जीवन में, लोकायत में संपत्ति के मूलभूत अधिकार और जीविका के अंतिम आयोजन के तौर पर उपस्थित है। ये पहला और अंतिम आयोजन है, क्योंकि इसके लिए किसी सरकार ने उसको लाइसेंस नहीं दिया कि वो प्रोडक्शन करना शुरू करे, इसके लिए उसे कोई परमिशन की जरूरत नहीं पड़ी। ये सारी चीजें बाद में आई। तो कृषि जो है वो जीविका का अंतिम आयोजन है और उसके साथ उसकी संपत्ति का अधिकार जुड़ा हुआ है। और इसलिए आज भी पूरी दुनिया में छोटे देशों में और बड़े देशों में खेती बहुत ही व्यक्तिगत, बहुत ही पारिवारिक और बहुत ही सामुदायिक आर्थिक गतिविधि है। अगर आपके पास खेती के उपकरण नहीं भी हैं तब भी आपका पूरा परिवार मिलकर अनाज पैदा कर सकता है। अगर आपके पास बहुत सीमित साधन है तो आप किसी से बीज मांग कर ला सकते हैं और उसको और अपने खाने भर का अनाज पैदा कर सकते हैं। इसलिए जब कृषि सुधारों की कोशिश होती है, अफ्रीका के बारे में काफ़ी रिसर्च उपलब्ध है, यूरोप के बारे में काफ़ी रिसर्च उपलब्ध है, जब भी कृषि सुधारों की कोशिश होती है शुभम, तो ये जो तबका है जिसके लिए कृषि उसकी जीविका और संपत्ति का अंतिम आयोजन है, वो इससे बहुत सहमत नहीं हो पाता। केवल चीन ने कृषि सुधारों का सबसे सफल आयोजन किया था, और वो भी आयोजन तब सफल हुआ था जब डेंग शाओपिंग ने खेती पर और उसके लाभ पर किसानों के अधिकार सुनिश्चित कर दिए थे। यानी वहां खेती के पूरे कारोबार का या खेती के कामकाज का अधिकार वापस किसानों को दिया गया था। मतलब कि सुधार वहीं सफल हुआ जहां केंद्र में दरअसल वही व्यक्ति आए जो उसके लाभार्थी थे। अब इसे ऐसे समझने की कोशिश कर सकते हैं। फिर हम अगले सवाल पर चलते हैं। उदाहरण के लिए कि अगर आप किसी एरिया में एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो लोगों को दिक्कत नहीं है, आप फैक्ट्री लगाइए, वहां इन्वेस्टमेंट करिए, आप FDI लाइए, वहां नौकरी ले आइए। लेकिन जैसे उस फैक्ट्री के लिए आप जमीन मांगने जाते हैं खेती की, वहां से एक दूसरे तरीके का इंटरप्रिटेशन, एक दूसरे तरीके की व्याख्या शुरू होती और जमीन छीन लेगी। हाँ, और वहीं से वो सुधारों का वो चेहरा बदलता है, जहां सरकारों को इसके लाभार्थियों को स्पष्ट रूप से ये बताना मुश्किल हो जाता है कि इस फैक्ट्री के आने के बाद अगर तुम्हारी 200 या 300 रुपए पर डे की इनकम थी तो ये बढ़कर 600 या 700 रुपए हो जाएगी, क्योंकि उनके पास उनके अपने अनुभव और तजुर्बे हैं ऐसी चीजों के। आप आगे दो बड़ी अहम बातें लिख रहे हैं, अर्थात को अगर आगे पढ़िए तो पहला आप लिख रहे हैं कि सुधारों के बाद अर्थशास्त्री बाजार की विफलताओं पर चर्चा नहीं करते, और दूसरा आप लिख रहे हैं कि सुधारों से चिढ़ बढ़ रही है अब लोगों में। इसको डिकोड कीजिए। हाँ, ये अगर आप सुधारों के ताजे अनुभव देखें और जो एनालिसिस और जो डेटा हमारे पास सुधारों की सफलता का आता है, जो 90-91 के आसपास के या 95 तक के आर्थिक सुधार पूरी दुनिया में, उसमें भारत और सारे देशों को शामिल करते हैं, और उसके बाद के सुधार देखें तो बाद के सुधारों के ठहरने का, फंसने का, पटरी से उतरने का, वापस लिए जाने का, एबॉल्ट होने का की दर पिछले 7-8-10 सालों में काफ़ी ज़्यादा रही है, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं रहा। दरअसल आर्थिक सुधारों के अपनी आयु और चरण होते हैं।
हमेशा आर्थिक सुधार अपने पहले चरण में बहुत सारी आर्थिक नेमतें बख्शते हैं, बहुत सारी सुविधाएं देते हैं, बहुत सारी सहूलियतें देते हैं, जिंदगी बदलते हैं। 1991 वाले सुधार के बाद भारत को बहुत कुछ मिला। 1991 में भारत के पास इंटरनेट, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल फ़ोन, नए एयरपोर्ट, ATM, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं थी, कहीं थी। और जब पहला चरण के सुधार होते हैं तो वो ग्रीनफील्ड रिफॉर्म्स होते हैं, जहां पर लोगों के पास कुछ नहीं होता है, तो कुछ हम मिलता है। और उन्हें बहुत कुछ मिलता है। हमें नौकरियां मिली, हमें नई तकनीक मिली, हमें नई सुविधाएं मिली, हमें बैंक मिले। हमारी जिंदगी 1989-90 की तुलना में 1997-98 में या 2001-2002 में बहुत अलग हो गई, बदल गई। और वो वहां पर वो व्यक्ति केंद्र में थे जिनके लिए वो सुधार थे, और उन्होंने उन सुधारों का लाभ अपने जीवन पर महसूस किया। दूसरे चरण में सुधार कुर्बानी मांगते हैं। जब सेकंड फेज आता है सुधारों का, जो दूसरा, जहां पर हम, जिसके लिए बहुत सारे शब्द दुनिया में इस्तेमाल होते हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ढांचागत सुधार, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स, थर्ड जनरेशन रिफॉर्म, जब हम वहां प्रवेश करते हैं ना शुभम, तब वो कुर्बानी मांगते हैं। और इस समय जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी देश के सरकार की और उसके अर्थशास्त्रियों की, कि वो बहुत ही ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ, एक CAG वाला जो टेम्परामेंट होता है ना, ऑडिटर वाला टेम्परामेंट होता, उस टेम्परामेंट के साथ सुधारों की सफलता और विफलता का मूल्यांकन करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि दूसरा चरण आने तक हजारों लाखों लोग उन सुधारों के प्रत्यक्ष और परोक्ष फायदे और नुकसानों से परिचित हो चुके होते हैं। अर्थशास्त्री हमेशा, और अर्थशास्त्री क्यों बाजार की विफलताओं पर चर्चा नहीं करते, क्यों वो अपने सिद्धांतों का जो दायरा उससे बाहर नहीं निकलते, क्यों वो नब्ज नहीं समझ पाते? क्योंकि अर्थशास्त्री हमेशा मार्केट सक्सेस की तो दुहाई देते हैं, पर मार्केट फेल्योर की बात नहीं करते हैं। बिल्कुल, मार्केट फेल्योर की थ्योरी पूरी दुनिया में पिछले 50 सालों में, 60 सालों में अर्थशास्त्रियों ने लिखी। अभी हमने पिछले अर्थात में महाक्रांति की हार में इसकी चर्चा की कि हमारा एक अच्छा सफल प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ क्रांति वाला मार्केट फेल्योर की डायरेक्शन में बदल गया, इम्परफेक्ट मार्केट हो गया, बेडौल बाजार हो गया, और हम उसमें मोनोपोलीज के बीच में चले गए। वो हमेशा जब मार्केट फेल्योर की चर्चा नहीं करते, वे मार्केट फेल्योर के जिम्मेदार नीतियों को, व्यवस्थाओं के बारे में सच नहीं बोलते, तो आम लोगों का जो अनुभवजन्य अर्थशास्त्र है वो हावी हो जाता है। वो अनुभवजन्य अर्थशास्त्र उनके सैद्धांतिक अर्थशास्त्र पर बुरी तरह हावी हो जाता है। और वही हम ये देखते हैं, और इसीलिए सरकारें भी बाद में सुधारों पर जो सहमति सिद्ध, बहस सिद्ध सहमति, उससे बचती हैं। फिर बहस नहीं होती सुधारों पर। बीमा सुधार कितने फायदे के साबित हुए? 20%, 30%, 50%, 40%। बैंकिंग सुधार कितने फायदे के साबित हुए? 50%, 60%। टेलीकॉम के रिफॉर्म्स हमारे कितने लाभ के साबित हुए? ये बहस उनको नकारने की बहस नहीं है, ये बहस उनको सुधारने की, उन पर चर्चा करने की और उन्हें समझने की बहस है। और जैसे GST हो या एग्रीकल्चर बिल हो, जब सरकारें इन्हें सुधारों को उस तरह से लागू करने की कोशिश करती हैं, तो वो उन लोगों से सवाल भी नहीं पूछती, उनसे संवाद ही नहीं करती जिनके लिए वो सुधार बनाए गए हैं। इन्हें पारित कराने में, इन्हें लागू कराने में जो एक लोकतांत्रिक चर्चा की अनुभवों को संग्रहित करने की लोगों की राय सुनने की प्रक्रिया होती, वो अपनाई नहीं जाती। पूरा इतिहास बताता है कि हमेशा सत्ता को, शासन को ही शुभ में तय करना होता है कि वह ताकत का केंद्रीकरण किस सीमा तक करेगी और किस सीमा के बाद वो फैसलों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करेगी। और इसके बारे में बहुत दिलचस्प अध्ययन मौजूद हैं दुनिया के इतिहास में। चाहे हमने भी माया सभ्यता की बात की, वहाँ भी है कि शुरुआत बहुत अच्छी थी। जिस ताकत के केंद्रीकरण से माया सभ्यता इस शिखर पर पहुंची, उसी ताकत के केंद्रीकरण के बाद माया सभ्यता में ऐसे फैसले होने लगे। एक और उदाहरण इतिहास से दिलचस्प हमको उदाहरण मिलता है, और यहाँ पर हमें समझना होता है कि सुधार जब दूसरे चरण में आते हैं तो सहमति और संवाद की जरूरत और ज़्यादा होती है। जब हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था तो मोबाइल फ़ोन मिलना हमारे लिए एक उपलब्धि थी, पर अब जब मोबाइल फ़ोन हमारे पास है तो हमें जानना चाहते हैं कि आखिर उसकी कीमत क्यों बढ़ रही है, जबकि भारत में इतनी बड़ी मांग है। तो ये सुधार का दूसरा हिस्सा है। और रोमन सम्राट टिबेरियस के दौर का किस्सा मुझे याद आता है। वो 42 ईसा पूर्व से 37 ईस्वी के बीच का सम्राट था। उसने क्या किया कि उसने जो वहाँ साझा फैसले लेने वाली सभा थी, जो सेनेट थी, उसको भंग कर दिया, क्योंकि वो सबकी सहमति से बातचीत करके फैसला लेती थी। और सत्ता का केंद्रीकरण कुछ जैसा होता है आमतौर पर व्यवस्थाओं में, वो सत्ता का केंद्रीकरण कुछ लोगों में, कुछ व्यक्तियों में हाथ में आ गया। इतना ज़्यादा बढ़ा कि रोम के लोग जो हैं वो अपने बुनियादी अधिकारों को लेकर सशंकित होने लगे, अपनी संपत्ति के अधिकार, अपने जीवन के अधिकार को लेकर सशंकित होने लगे। और ये प्रक्रिया इतनी लंबी चली कि 5वीं सदी में रोमन साम्राज्य गृह युद्धों और अंतर विभाजन के कारण ढह गया। तो
चाहे वो आप डगलस नॉर्थ जो बड़े अर्थशास्त्री हैं, जो संस्थाओं और अर्थशास्त्र के, राजनीति और अर्थशास्त्र के मेल की बात करते हैं, या आप बाकी जो अर्थशास्त्री हैं जो इस पर अध्ययन करते हैं, वो ये बताते हैं कि सत्ता के केंद्रीकरण से निकलने वाले फैसले शुरुआत में बहुत अच्छे होते हैं, पर अगर सत्ता स्वयं ये नहीं समझती कि उन फैसलों में लोगों की भागीदारी को कैसे सुनिश्चित किया जाए, तो वो बाद में वापस सुधारों की अगली पीढ़ी पर, अगले फैसलों पर बहुत भारी पड़ती है। और अब आप और अच्छे से बैठ जाइए, सुनिए, क्योंकि ये अंतिम सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अंशुमान जी अंत में लिख रहे हैं कि कृषि सुधारों की घोषणा पर जितनी चिंता थी उतनी ही फिक्र इनकी वापसी पर होनी चाहिए। सर ऐसा क्यों? हाँ, ये बात और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि सुधारों की घोषणा से ज़्यादा सुधारों की वापसी खतरनाक है। बिल्कुल है, क्योंकि सुधारों की वापसी का अर्थ यह है कि बहुत सारे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संदेश हैं जो चारों तरफ फैल जाते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ये माना जाता है कि बड़े दूरगामी व्यवस्था के साथ आते हैं। बीते 2.5 दशकों में भारत की बहुत बड़ी आबादी को, अतिसंख्या आबादी को चाहे वो किसी भी आय वर्ग में आती हो शुभम, उसकी सुधारों के फायदों और नुकसानों की समझ बन चुकी है। जैसे भारत के लोगों की राजनीतिक समझ परिपक्व है, भारत के लोगों की चुनावी समझ परिपक्व है, ठीक उसी तरह से उनकी समझ आर्थिक सुधारों के फायदे नुकसान को लेकर बन चुकी है। मंदी से टूटे हुए लोग अब अपने जीवन स्तर में ठोस बेहतरी का प्रमाण चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो, उन्हें महसूस होना चाहिए, उन्हें दिखना चाहिए। और यही वजह है कि सरकारें अपने इतने विराट प्रचार तंत्र के बाद, इतने सारे अर्थशास्त्रियों के समूह के बाद उन्हीं को ये सुधार नहीं समझा पाती जिनके लिए उन्हें बनाया जा रहा है। ये भाषा उन्हीं के लिए अबूझ हो जाती है जिनके लिए भाषा लिखी गई है, जिनके लिए बिल लिखे गए उन्हीं के लिए अबूझ हो जाते हैं। स्थिति ये आती है कि सरकारें और अर्थशास्त्री पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सदाशयता के साथ, पूरे अच्छे इंटेंशन के साथ जिसे लोगों के लिए सुधार बताते हैं, लोग उसे सत्ता का अहंकार समझने लगते हैं। तो अब हमारी चिंता ये होनी चाहिए कि इनकी घोषणा पर जितना फिक्र था उससे ज़्यादा फिक्र हमें इनकी वापसी पर होनी चाहिए, क्योंकि सरकारें जब सुधार वापस लेती हैं तो एक किस्म का विश्वास और एक किस्म की उम्मीद टूटती है। यहाँ ये दिखता है कि सरकार और लोगों के बीच सुधार बनाने वाली मशीन और सुधार को लागू करने वाली मशीन और सुधारों से फ़ायदा उठाने वाले लोगों के बीच संवाद का क्रम ठीक नहीं है, और ये ठीक करना अनिवार्य है। ये केवल कृषि सुधारों की बात नहीं, इसके आगे बहुत सारे और कठिन, डिफिकल्ट रिफॉर्म हमारे सामने खड़े हुए हैं। बैंकों के सुधार हमारे पास हैं, माइंस के सुधार हमारे सामने, भी सुधार हमें राज्यों के स्तर पर लेकर नहीं गए हैं। ये संवाद करना इसलिए अनिवार्य और जरूरी, और इनकी वापसी इनके होने से ज़्यादा डराती है। सुधारों को की समझ बनाना लोगों के अंदर ईमानदारी से इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सुधारों के नतीजे आने में एक वक्त लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने उन नतीजों को तत्काल 1 महीने में, 2 महीने में देख लिया। तो जब तक उसके अच्छे नतीजे ना आ जाएं, तब तक सरकार और लोगों के बीच उस प्रक्रिया पर एक बहुत गहरा विश्वास जरूरी है, ताकि वो चलते रह सके। और ये इसलिए भी ज़रूरी है शुभम कि ईमानदार और पारदर्शी बाजार में भरोसा बना रहे, क्योंकि गुस्साए लोग सरकार तो बदल सकते हैं पर बाजार नहीं बदल सकते। बाजार तो वहीं रहेगा। और ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर फ्री मार्केट पर, कंपटीशन पर रोजगार के नए अवसरों पर, निजी निवेश पर लोगों का विश्वास टूटने लगा, सुधारों से लोग डरने लगे या सुधारों से लोग चिढ़ने लगे, तो हमारी उम्मीदें, हमारी जॉब्स, हमारे रोजगार का एक बहुत बड़ा आयोजन बिखर जाएगा। क्योंकि कोई भी सरकार कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी ताकतवर नहीं हो, वो बाजार का विकल्प नहीं हो सकती, वो मार्केट का अल्टरनेट नहीं हो सकती। बाजार तो अपनी जगह रहेगा ही। बिल्कुल। तो इस बार अर्थात में अंशुमान जी ने आपको सुधार को नए तरीके से, नए ढंग से समझने की, सीखने की एक दृष्टि दी है, और ये बात बिल्कुल अंत में जो उन्होंने कही है बहुत ज़रूरी है समझना। अभी परसों ही जीडीपी के आंकड़े आए थे, उससे भी अगर आप समझें तो जीडीपी में 55% हम और आप जो खर्च करते हैं उसकी हिस्सेदारी है। सरकार बहुत छोटी है, तो सरकार कभी भी बाजार का विकल्प नहीं हो सकती। ये था इस हफ्ते का अर्थात, और जैसा हमने आपसे वादा किया था कि अंत में आपके सवाल लेंगे, और एक सरप्राइज भी है आपके लिए आज के शो में। पहले सवाल लेते हैं। सर, राधिका का एक सवाल आया है, वो ये कह रही हैं कि मोबाइल कंपनियां जो ये बिल में बढ़ोतरी कर रही हैं, ये 5G लाने के लिए ज़रूरी है? BSNL जैसी सरकारी कंपनियों से सरकार या बजट से पैसा देके 5G को सस्ता करे हम लोगों के लिए? ये बहस हमेशा शुभम दिलचस्प रही है BSNL को लेकर, पर BSNL अब उस रेस से पीछे हो चुका है, और BSNL के साथ सरकारी कंपनियों के साथ बहुत सारी, केवल कंपटीशन नहीं, सरकारी कंपनियों के संचालन में बहुत सारी सरकारी समस्याएं होती हैं, कोट एंड कोट, जो निजी कंपनियों में नहीं होती हैं। प्राइस बढ़ाना,
राधिका का सवाल हमारे पिछले वाले अर्थात की तरफ रेफर करता है। प्राइस बढ़ाना दो वजहों से कंपनियों के तर्क के हिसाब से आवश्यक है। एक तो वो ये मान रही हैं कि वो अभी तक सस्ती सेवाएं दे रही थी और अब सस्ती सेवाएं देने का विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने साफ साफ अपने रिटर्न का एक लेवल तय कर दिया है कि हमको 300 रुपए का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर कम से कम चाहिए, तब हम सस्टेन और सर्वाइव कर सकते हैं। यानी वो कंपनियां जो ग्राहक जुटाने के लिए आपको मोबाइल की आदत या डेटा की आदत डालने के लिए आपको जो रियायत और छूट देने को तैयार थी, उससे वो वापस लेना चाहती है। बाजार में ये इसकी बाजार के साथ छूट होती है। 5G और 6G तो बहुत लंबी दौर की और लंबी दूर की चीज़ें हैं। जब हम सामान्य 4G और 3G सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ते देख रहे हैं तो हम अंदाज कर सकते हैं कि 5G और 6G के प्राइसेस कितने होंगे। 5G और 6G के जो इंस्ट्रूमेंट होंगे मोबाइल, वो कितने होंगे, उनका जो इकोसिस्टम बनाया जाएगा एप्लीकेशन का, वो कितना महंगा होगा। ये सारी चीज़ें अभी हमें पता नहीं है। अभी तात्कालिक रूप से कंपनियां सिर्फ दो वजहों से कीमतें बढ़ा रही हैं। एक, उनका स्पेक्ट्रम महंगा है, जिस पर हमने पिछली बार चर्चा की थी कि सरकारें एक तरफ टेलीकॉम सेक्टर से रेवेन्यू लेके अपना खजाना भरती हैं और दूसरी तरफ उनको बेल आउट देती हैं, तो उनका एक तो स्पेक्ट्रम महंगा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारी लागतें जो बढ़ी हैं कास्ट पुश इन्फ्लेशन के तौर पर पिछले दिनों में, उन लागतों को भी मोबाइल कंपनियां इसमें लगा रही हैं। और सबसे अंतिम बात यह कि अब वो इतनी बड़ी हो चुकी हैं, वो टू बिग टू फेल वाली स्थिति में पहुंच चुकी हैं कि वो जो प्राइसेस तय करेंगी या जो टैरिफ तय करेंगी, उसे हमें मानना ही पड़ेगा। मन से दें या बेमन से दें, लेकिन आपको देना होगा। सवाल बहुत सारे हैं सर, लेकिन एक आखिरी सवाल चलते चलते और ले लें। सुबोध जी का सवाल है, वो ये कह रहे हैं नेता तो हर 5 साल में बदल जाते हैं, सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन अधिकारी बाबू नहीं बदलते हैं और ट्राई जैसे नियामक की कितनी जिम्मेदारी इस तरफ बढ़ जाती है। फिर नियामकों का सवाल की भूमिका शुभम प्रतिस्पर्धा में सबसे महत्वपूर्ण है। और अगर हम ताज़ा घटनाक्रम देखें अमेरिका में कैसे फेसबुक, एप्पल, अमेजॉन की मोनोपोली के ऊपर वहाँ के नियामकों ने क्रैकडाउन किया, उन्होंने रोकने की कोशिश की और वहाँ पर बड़े लॉसूट्स चल रहे हैं एंटी कंपटीशन के। भारत में भी एक कंपटीशन कमीशन नाम की संस्था है, भारत में भी TRAI है। ये इन नियामक के इसलिए बनाए जाते हैं कि ये बाजार को स्वस्थ रखें। ये बाजार के फिटनेस सेंटर हैं रेगुलेटर। बाजार मोटा हो सकता है, बाजार चौड़ा हो सकता है, बाजार बीमार हो सकता है, ठीक उसी तरह से सरकार भी बड़ी हो सकती है, सरकार भी बीमार हो सकती है, सरकार भी चौड़ी हो सकती है। कंपटीशन कमीशंस हमेशा, कंपटीशन कमीशन है जो भी रेगुलेटर्स हैं, जहां सरकार भी नहीं होती और बाजार भी नहीं होता, बल्कि स्वतंत्र नियामक होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो ये निर्धारित करें कि बाजार में कार्टेल ना बने, बाजार में कीमतें सही ढंग से रहें। और भारत में इससे पहले हुआ है, सीमेंट कंपनियों के कार्टेल पर कंपटीशन कमीशन ने फैसला लिया है। तो इन नियामकों की भूमिका मुक्त बाजार में और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो ये सिद्ध करें, ये डिसाइड करें कि पूरा का पूरा बाजार स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से बना रहे। और वो सवाल पूछना जरूरी है कि भारत के नियामक क्या अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं या नहीं। बिल्कुल। तो ये था इस हफ्ते का अर्थात, और चलते चलते आखिरी उस सरप्राइज की बात जिसकी मैंने की थी। तो अर्थात में इस हफ्ते से हम लोग एक नया सेगमेंट अंत में चलते चलते शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है कही अनकही। कही खबर, जो खबर आपने पढ़ी, हमने पढ़ी इस हफ्ते की, वो सबसे महत्वपूर्ण खबर, और अनकही वो हिस्सा उसका जो आप पर और हम पर, हमारी आपकी जेब पर, जिंदगी पर असर डालता है। इस हफ्ते हम जो खबर ले रहे हैं वो है रिलायंस कैपिटल की। जी हाँ, वही रिलायंस कैपिटल जो कभी शेयर बाजार की डार्लिंग हुआ करती थी, कभी ट्रेडर्स के, निवेशकों के लिए हाथों हाथ ली जाने वाली कंपनी होती थी, और आज उसकी स्थिति ये हो गई कि RBI को उसका बोर्ड भंग करना पड़ा। क्या आप कभी ये सोचते हैं कि जिस कंपनी में आप निवेश करने जा रहे हैं उसका प्रबंधन कैसा है? क्या कभी आप ये सोचते हैं कि उसका जो मालिक है वो किस तरीके के निर्णय लेगा, क्योंकि आप तो उसमें अपनी गाड़ी कमाई रखने जा रहे हैं। सर, रिलायंस कैपिटल की जो ये खबर है ये हमें क्या सबक देती है? ये इस खबर के कई सारे सबक हैं और इसके सबक हम लोग बाद में लें। रिजर्व बैंक ने तो पहले ही वो सबक ले लिया है, जिस पर हम बाद में आते हैं। महत्वपूर्ण बात होती है जब स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं या कहीं किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो जैसे आप कंपनी में जॉब करते समय उसके मैनेजमेंट के बारे में रिसर्च करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, क्या उतनी ही शोध आप किसी कंपनी में निवेश करने से पहले करते हैं? इन्वेस्टमेंट की जो बुनियादी ज़रूरत है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। रिलायंस कैपिटल ने हमें दिखाया कि एक ही परिवार में दो लोग, एक ही तरीके की संपत्ति से मिले हुए लोग, दो अलग अलग तरीके की एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं, और एक में इन्वेस्टर्स की वेल्थ डूब जाती है और एक में इन्वेस्टर्स की वेल्थ कई गुनी हो जाती है। और ये फ़र्क सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट को समझने का है। रिलायंस कैपिटल
का बोर्ड सुपरसीड करने का फैसला भारत की शैडो बैंकिंग के लिए भी एक बड़ा फैसला है। और रिजर्व बैंक ने इस फैसले से 2-3 तरीके के संकेत दिए और रिजर्व बैंक लगातार परोक्ष रूप से कहता भी रहा है कि बाजार में निवेश करने जा रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि मैनेजमेंट क्या है। तो उस पर आने से पहले 2-3 चीजें सूत्र के तौर पर समझना जरूरी है कि अगर आप निवेशक हैं, आप कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो कम से कम उसके मैनेजमेंट के पिछले कामकाज कैसे हैं ये देख लें। आप ये भी देख लें कि उसके मैनेजमेंट में, बोर्ड में शामिल जो लोग हैं वो किन कंपनियों में मौजूद थे और उन्होंने वहां कौन से झंडे गाड़े हैं, उन्होंने कौन सी चीजें की। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जिस सेक्टर में वो काम कर रहे हैं उस सेक्टर से अलग उनके पास क्या है। बिल्कुल रिजर्व बैंक की नसीहत से हम बात खत्म करते हैं। रिलायंस कैपिटल के पास करीब $3 बिलियन की एसेट्स है, तो रिलायंस कैपिटल को लिक्विडेट करने में बड़ी समस्या नहीं आएगी। लेकिन रिलायंस कैपिटल के ऊपर के आसपास इतने सारे मुकदमे घूम रहे हैं लंदन से लेकर यहाँ तक, और इसका क्या कारण जो उसकी एसेट्स हैं उनकी सेल शुरू नहीं हो पा रही है। वो कब तक शुरू होती है पता नहीं। पर रिजर्व बैंक ने पिछले सप्ताह जो अपने इंटरनल वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट स्वीकार की है और उसमें यह साफ स्पष्ट रूप से कहा है कि वो निजी कॉर्पोरेट्स को फिलहाल बैंकिंग के लाइसेंस नहीं देगा। ये नसीहत वहीं से निकलती है कि भारत की शैडो बैंकिंग पर अभी भारत के नियामक को पूरी तरह भरोसा नहीं है। रिलायंस कैपिटल के बाद IL&FS और देवान हाउसिंग जैसे केसेस भी हमारे सामने आए हैं। तो बैंकर्स के लिए रिजर्व बैंक ने तो अपनी नसीहत ले ली है। निवेशक के तौर पर, अर्थव्यवस्था को करीब से देखने वाले लोगों के तौर पर हमें भी अपनी नसीहत लेनी चाहिए कि जिस कंपनी में हम निवेश कर रहे हैं उसके मैनेजमेंट के बारे में हमारे पास लगभग बुनियादी स्तर की जानकारी तो अवश्य होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये था इस हफ्ते का अर्थात, ये थी इस हफ्ते की कही अनकही। फिर मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते अर्थात के किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया। अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने सवाल भेजते रहिए और अपनी जेब जिंदगी से जुड़ी खबरों को जानने समझने के लिए Money9 को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।